वन आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि संविधान की बहुत सारी बातें इसी एक्ट के तहत मतलब ली गई हैं। ठीक है, और चलिए वहाँ से हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। और फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लें ताकि ये कंटिन्यूटी आपका बना रहे। और ये सभी क्वेश्चंस आपका यूपी पीसीएस या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी ध्यान से अच्छे तरीके से आप इस पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा जो कि अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वो किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था भारत से? तो इसकी व्याख्या हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, और बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। और ये किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत? तो 1935। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। इसमें पहले हम लोग नोट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। नोट्स देख लेते हैं पहले हम लोग। इसमें नोट्स का डिस्कशन हम लोग कर ले पहले। चलिए, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। नोट्स देखेंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। 1934 में सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग की गई थी, जिसके विचार का गठन एम.एन. रॉय ने दिया था, ये याद रखेंगे। जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उसी में इसकी पुष्टि की गई थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या उस समय 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, मतलब प्रत्येक में से एक एक का किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो देसी रियासत जो थे उनके प्रतिनिधि का चयन रियासतों के जो प्रमुख थे उन्हीं के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, कांग्रेस को कितने सीट मिले? 208, और मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग को उस समय 73, तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। छोटे जो
स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसमें जो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम के द्वारा संविधान सभा जो है वो सामने आई। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। उस समय ये जो हमारा वयस्क मताधिकार जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं वो उस समय यह वयस्क मताधिकार नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार, देखिए 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह हर जगह रिपीट होगा क्योंकि संविधान का मैक्सिमम जो बेस है, जो आधार रखा गया है वो इसी अधिनियम के तहत रखा गया है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। देखिए आगे ये चीज़ मेंशन भी है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। देखिए कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसमें 9 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 9 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे उसके वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, मतलब उनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो पहली बैठक में जो अध्यक्षता किए अस्थायी अध्यक्ष वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे 9 दिसंबर 1946 को। और ठीक 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे हम लोग देखते हैं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई। शुरू में कितना था? 389, मतलब 389। और ये संविधान जो बना पाकिस्तान का अलग, उसके बाद घटकर संख्या कुल कितनी रह गई? 299, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है। चलिए, तो कभी जो दिन का है वो अंतर है, कहीं 11 दिन कहीं 18 दिन का समय मतलब जिक्र किया जाता है। तो आप जो भी ऑप्शन होंगे उसके अनुसार आप मार्क करेंगे अपने राइट आंसर को, जिसका कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। अर्थात रेडी तो हो गया था लेकिन अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किए जाने के कारण ये 17 और 18 दिन का जो गैप है ये चलता है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114
इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, अर्थात ये एकदम रेडी हो गई। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर, कितने सदस्यों द्वारा? 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। BN राव, तो कभी कभी यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के सलाहकार जो हैं, संवैधानिक सलाहकार, वो कौन थे, किनको नियुक्त किया गया था? तो BN राव मतलब बेनेगल नरसिंह राव को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय उसका संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बेनेगल नरसिंह राव को, BN राव को। आगे देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा, ठीक है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से अगर बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, काफ़ी कम थी। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी उस समय। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार है: पहला, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान, किस व्यक्ति ने यह स्टेटमेंट दिया, किस व्यक्ति ने यह कथन दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो ये हमने नोट्स का डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को देखने से आपको आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आप बताइए बिना ऑप्शन देखे। देखिए, इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार किया था। चलिए, इसका हम लोग डिस्कशन या व्याख्या देख लें। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी किस पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, और उसी तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने पिछला इसमें पढ़ा था। विचार अगर पूछा जाए तो हमेशा आप याद रखेंगे MN रॉय ने इसका विचार दिया था संविधान निर्माण के लिए। इसका ये व्याख्या देख लेते हैं
कि 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा, याद रखेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। ये यूपीपीसीएस मतलब मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन है। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। किस मिशन द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा, कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? याद होगा आपको, जैसा कि हम लोग नोट्स में पढ़े थे। इसका आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति, बी नंबर। कैबिनेट, क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। इसका व्याख्या देखेंगे। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया। एक जो फॉर्मूला दिया वो क्या था कि जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल आप इसको समझेंगे कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। मतलब 10 लाख लोगों का जो प्रतिनिधि होगा वो एक कोई व्यक्ति चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऑप्शन है 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो 10 लाख व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कोई एक व्यक्ति करेगा। यही संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, विलियम वुड। ठीक है, विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये इस तरह से दे दिया जाता है। और कैबिनेट मिशन के सदस्य आप हमेशा याद रखेंगे कि पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैटफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, नहीं, इम्पॉसिबल। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, नहीं, गलत, क्योंकि क्रिप्स जो मिशन थी वो 1942 में नहीं 1946 में आई थी। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, सही, क्योंकि कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन जो है, सॉरी, यहाँ पर क्रिप्स योजना है जो कि 1942 के अंतर्गत, ये क्रिप्स मिशन 1942 सही है। और यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ये भी नहीं होगा। तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसका व्याख्या है, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार के गठन पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे क्योंकि ये सुनने में काफ़ी एक साथ लगता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में, और क्रिप्स योजना कब आई थी? 1942 में। आगे देखेंगे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ये याद रखेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था।
24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था पर के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी ये थे, राजेंद्र प्रसाद थे, एस राधाकृष्णन ये नहीं थे, और जगजीवन राम ये थे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946, देखिए काफ़ी बार आ रहा है कैबिनेट मिशन, तो समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप जब भी ये सब प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कैबिनेट मिशन, आपका क्रिप्स मिशन, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, और कुछ पर्सनालिटीज़ जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप एक कॉपी में एक शॉर्ट में आप लिख लीजिए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक अच्छे तरह से रिवाइज करना है। चलिए, तो इसके तहत निर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। ठीक है, इसमें सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लें। कथन ए है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। किस योजना के तहत? वेवेल योजना के तहत। वेवेल योजना के तहत अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, और इसका कारण जो है आर दिया जा रहा है, रीज़न कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, सी है, जो कि कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, तो कथन क्या है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, यह कथन सही है, लेकिन उसका जो कारण बताया गया है ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लें। अक्टूबर 1943 में लिनलिथिगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेवेल योजना क्या है, उसका एक डिस्कशन देख लीजिए कि अक्टूबर में 1943 में लिनलिथिगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवेल कौन गए थे? आर्किबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध जो था उसको दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमानों सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना। देखिए वेवेल योजना में क्या क्या था कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन को बुलाया जाना तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। राजनीतिक जो गतिरोध है, जो बाधाएं थी, उसे दूर करना था। भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था, और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने का उद्देश्य इसमें कहीं भी नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? सत्य में देखिए क्या है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। गलत। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत है।
वह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, बहुदल मतलब बहुत सारे दल तो थे ही, और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। सही है। तो इसके अनुसार आंसर सी है। उसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था क्या? संविधान सभा। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अपने कार्य का संचालन के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये तो सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। गलत, यह अप्रत्यक्ष का निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो ये जो है ये भी गलत है। ये बहुदलीय संरचना थी, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस इसमें देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। देखिए यहाँ भी है वही सेम क्वेश्चन, बहुदलीय निकाय। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। एकदम सही है। देखिए अभी हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि अनेक समितियों का गठन किया गया, तो ये भी सही है। तो अतः ए और डी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए और डी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से संविधान के बारे में गलत कौन सा है? ठीक है, तो गलत कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बहुत सही है। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। एकदम गलत है, क्योंकि उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची के आधारित थी। कर, संपत्ति तथा शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। देखिए इसे यही सब आपको ट्रिक ध्यान में देना है। सपोज इसका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन अगर इस तरह से आता है, ए और बी और सी, डी और ई, ऐसा करके जो भी आता है, या बी एंड सी, तो यहाँ पर देखिए 1935 के, यहाँ पर अगर इतना बात बोल दिया कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित है, तो सपोज आपको 6वीं अनुसूची के बारे में नहीं पता, फिर भी इतना तो आपको पता है कि 1935 का अधिनियम जो है ये इसमें लिया गया है। तो इस तरह से अगर कभी आप फंसें तो आप डी को 99% आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पर सी नंबर जो है वो ही इसका गलत कथन है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन को छांटना अभी आपको समझना होगा, कैसे छांटना है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आ रहा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, और न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ये ऐसा नहीं हुआ था। कर, संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? कर, संपत्ति, टैक्स, और आपके पास कितना संपत्ति है, धन है, और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुने गए? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए। 14वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। वही क्वेश्चन है। देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वह प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित हुए थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बहुत सिंपल, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रही है। देखिए संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? देख लीजिए ऑप्शन। सीधे जनता द्वारा। गलत, जनता द्वारा नहीं,
क्योंकि उस समय चुनाव मताधिकार और ये सब वयस्क मताधिकार ये सब नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा गलत, भारतीय राज्य के शासकों के नामांकन द्वारा गलत, प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे रिपीट है 40 नंबर, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए 60 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सिंपल, आपको बताया था कि राजेंद्र प्रसाद, जो पहला बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय जो, ये देखिए नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको रिकॉल करवा दूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुई है, देख लेंगे कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आप इसका ये देख लेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उद्घाटन कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान निर्माण की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20वां प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। अस्थायी सभापति जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। और अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बोला जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, ठीक है, जो उपसभापति थे। सभापति और उपसभापति में अंतर है, तो सभापति अगर बोला जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, सभापति या अध्यक्ष जो कि अस्थायी तौर पर चुने गए थे सिर्फ 2 दिनों के लिए। अस्थायी जो सभापति होंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और उपसभापति अगर पूछा जाए तो फ्रैंक एंथोनी। उपसभापति कौन? फ्रैंक एंथोनी। उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, और एच.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ के साथ हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वही 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 23 हो गया। अभी हम लोग 24वां नंबर प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अब डेट नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं दिए होने के बाद भी हम इसे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि डेट जो था 9 दिसंबर 1946 था, तो दिसंबर अभी इतना कहीं भी कुछ भी दे दे, बट 1946 पर हमें फोकस करना है। 9 दिसंबर 1946, ठीक है, यानी दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए
घटना चक्र को बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। बस टाइप जो है क्वेश्चन को वो थोड़ा घुमा देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। इससे पता चलेगा आपको कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आइए हम लोग अब प्रश्न संख्या 26 की ओर चलें। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद कीजिए 22 जनवरी 1947 को ही पारित हुआ था। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव का ही पार्ट है ये प्रस्तावना, क्योंकि ये संविधान क्यों बनाया गया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है प्रस्तावना में। बीइंग अ PCS एस्पिरेंट, आपको प्रस्तावना पूरी कंप्लीट याद होना चाहिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम में हो से तैयारी कर रहे हों या हिंदी मीडियम से। आपको जो प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, वो कम्प्लीटली कंठस्थ होना चाहिए, पूरा अच्छे तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पूरी मतलब वो आत्मा है जिसे क्यों संविधान की ज़रूरत पड़ी, वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है एक शॉर्ट तरीके से। तो देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को रखा गया, और संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का प्रारूप बना, इसी के बेस पर प्रस्तावना जो है वो बना या प्रियम्बल बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना मतलब जो प्रियम्बल होगा, इसका प्रस्ताव किसने रखा था संविधान सभा के सम्मुख? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रियम्बल जो है वो उसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। 30वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इस प्रश्न पर ध्यान देंगे, कौन सही है, ठीक है। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, जो कि बाद में प्रस्तावना या प्रियम्बल उसी का बनाया गया। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला सही है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू से संबंधित है, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के बेस को लेकर प्रियम्बल या प्रस्तावना बनाया गया। तो दूसरा हम देखेंगे कि उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। थर्ड देखेंगे, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा A 1, 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ जो संविधान का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों अर्थात संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे, संविधान सभा को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए थे।
देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। और कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। मतलब जो कुल जो 3 वर्ष का समय हम लोग याद रखें तो 3 वर्ष में 13 दिन कम, क्योंकि देखिए अगर हम 3 वर्ष अगर दिसंबर को पकड़ लें तो दिसंबर 31 का महीना होता है, तो 31 का महीना मतलब उधर 11 और इधर 2, 13 दिन। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि 3 वर्ष में 13 दिन कम। ऐसे भी याद रहने का चीज़ है कि ट्रिक अगर आप अपनाएं तो 3 साल में 3 आ ही रहा है और 13 दिन का कमी, 13 दिन कम कर देंगे तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा। और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन मतलब कुल 165 कुल अवधि 165 दिन हुए थे और 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 11 अधिवेशन हुए थे। 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जो कि 12वां हम लोग मान सकते हैं, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प होगा 12। हालांकि अगर 11 भी दिया रहता तो हमें 11 मारते, लेकिन हमारा जो पास का जो है वो 12 ही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो अंतिम बैठक जो हुई थी, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए 26, इतना तो हमारा कॉमन सेंस लगाइए कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को ही मतलब लास्ट जो है वो हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? एकदम आंख बंद करके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 3 वर्ष में 13 दिन कम। 33 क्वेश्चन हो गए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची X को सूची Y से मिलाइए, सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे कुछ कूटों का प्रयोग किया हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो इधर में संविधान से रिलेटेड जो भी डेजिग्नेशन उनका है वो दिया हुआ है, और वहाँ व्यक्तित्व, दाएं तरफ व्यक्तित्व दिया गया है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष अगर हम लोग बोलेंगे तो याद है HC मुखर्जी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो KM मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो कौन थे? VT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए, संघ जिसमें लग गया वो जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, इतना याद रखेंगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा। देखिए इसका सही सुमेलन जो है इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, राजस्थान में रियासतों का प्रतिनिधित्व VT कृष्णमाचारी करने वाले संविधानों के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। यहाँ नोट करेंगे कि संविधान सभा के प्रथम जो पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। वो जो फ्रैंक एंथोनी थे वो अस्थायी उपाध्यक्ष थे, और HC मुखर्जी जो थे वो पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 35 पे हम लोग फोकस करेंगे कि भारतीय संविधान के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। 36वां प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था? ये किसके द्वारा? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो प्रारूप का जब भी आएगा तो BN राय द्वारा इसका
प्रारूप तैयार किया गया था। व्याख्या देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव को मूल प्रारूप में से 234 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां प्राप्त थी। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। उस समय जो अनुच्छेद थे वो 243 थे और अनुसूचियां 13 थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। तृतीय वाचन जो चला था वो 26 नवंबर 1949 तक चला था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। छब्बीस नवंबर 1950 को तैयार हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949, अंतिम रूप देने का जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। ये BPSC में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, सॉरी ये 26 नवंबर 1949 और ये जो है ये ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949। कभी कभी ऑप्शन होते हुए भी गलत हो सकती है, मतलब ध्यान से थोड़ा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा 1-2 सेकंड का समय लेकर। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अगेन फिर से वही क्वेश्चन। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, संविधान कब लागू हुआ? अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों लिया गया 26 जनवरी के दिन ही लागू किया जाने का कारण हम लोग जानेंगे। क्यों ना 25 जनवरी 24 जनवरी को ही ये कर दिया गया कि भाई संविधान हमारा रेडी हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग समझेंगे। इसका आंसर ए है। पहले हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही रीज़न था कि 26 जनवरी 1930 को जो है कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 1930 ईस्वी में। इसीलिए इसी तिथि को हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू करने का निर्णय लिया। आइए इसका व्याख्या देख लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। आज़ादी से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया तथा तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पुनः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू हुआ हमारा संविधान? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जहां पर स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस एकदम आराम से 26 एक सेकेंड, यहाँ संविधान दिवस है तो यहाँ 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा जो ये था जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था और इसे हम लोग एक्सेप्ट किए थे, अंगीकृत या जो भी इसे हम लोग अपने एक पार्ट माना गया था हमारे द्वारा। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसलिए थोड़ा ऑप्शन को पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं भी थोड़ा जल्दी मतलब वीडियो छोटा बने, इसलिए मैं भी जल्दबाजी में ये टिक कर दे रहा हूँ। तो काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जो भी इसके प्रोविज़न थे वो इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा, क्योंकि संवैधानिक सभा में ही तो लोग थे जो हमारे संविधान का एक कल्पना किए और उसको एक आयाम दिए और एक फाइनल डेस्टिनेशन एक तैयार किए। व्याख्या देखेंगे। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ठीक है, संविधान सभा द्वारा। जो संविधान सभा में जो भी सदस्यगण थे उनके द्वारा अधिनियमित किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया इसको। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ कब हुआ? फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। व्याख्या आप ऊपर देख लेंगे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। तो देखिए इनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 1946 में संपन्न संवैधानिक सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अंबेडकर भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। देखिए उस टाइम कितने अच्छे लोग थे जो त्यागपत्र देकर रिक्त कर देते थे। तो ये बम्बई के पूना संसदीय क्षेत्र उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे।
अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर जो है वो बी है, बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है कि भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, देखिए 14 अप्रैल तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि 14 अप्रैल को हर वर्ष छुट्टी होती है सभी सरकारी संस्थानों का। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 14 अप्रैल को 1891 में महू मध्य प्रदेश में, तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 50वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। भारतीय सरकार, ये सही है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। ये भी सही है, तो आंसर इज सी, 1 and 2 बोथ आर राइट। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में, देखिए 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए, इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का प्रावधान किया था। 51वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, पहला है कथन, दूसरा है कारण। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब देखिए, देश की आवश्यकताएं तो बहुत सारी हो सकती है, देश का सभी आवश्यकताओं को पूर्ति जो है ये भारत का संविधान मतलब जो है, हम देखिए, हम रूल है, ये सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करना होता है हमें, ठीक है, ये कोई आवश्यकताओं से रिलेटेड नहीं है। दूसरा हम लोग देखेंगे कारण इसका कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है। संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, लेकिन और इसको गृहीत संविधान कहा जाता है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगर आर का बेस बना के हम लोग माने कि गृहीत संविधान सभा कहा जाता है, तो और उसका ये दिया जाए कि संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये गलत है। अतः बी इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं, संशोधन भी इसमें कर सकते हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, विभिन्न देशों के संविधान से भी तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसमें एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण का कथन जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, किसने? मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकारों को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए वयस्क मताधिकारों को, ये इसका वकालत किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इस अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। 53वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने सुझाव दिया था? तो ये थे महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए।
ये महात्मा गांधी का कथन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। इसका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसकी नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। 55वां नंबर प्रश्न देखेंगे। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित और भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है किसका? आइवर जेनिंग्स का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। इसका व्याख्या देख लेंगे। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। 57वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? इसका आंसर होगा 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। आगे हमारा है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ करेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आप इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें और घटना चक्र के इस पूरे क्रम को पूरा करने में हमारा साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट से भी हमारा जो एक विश्वास है कि आप सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसका एक उदाहरण दें अपने महत्वपूर्ण कमेंट से, और ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।